हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो हमने जो पिछली क्लास थी उसमें मॉडल पेपर 3 का पार्ट 1 देखा था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, एक तरह से देख लिया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ज़्यादा विश्लेषण इन प्रश्नों का हम नहीं करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कल इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके रिवीजन के लिए, आपकी तैयारी के लिए एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका लिंक आप PDF आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका रिवीजन आप ज़रूर करके जाइएगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 50 प्रश्न हमारे हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, परिचालन चक्र अवधारणा में कार्यशील पूंजी का प्रकार नहीं होता। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का? ऑप्शन ए, परिचालित। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कार्य में कार्यशील पूंजी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, ऋण पत्रों का विमोचन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी मत कार्यशील पूंजी का घटक नहीं है? तो इसमें से कौन सी मत कार्यशील पूंजी का घटक नहीं है? ऑप्शन डी, ऋण। ऑप्शन डी यहाँ पर कार्यशील पूंजी का घटक नहीं है, ऋण पत्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सी कार्यशील पूंजी का प्रकार नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए, आवश्यक कार्यशील पूंजी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील कार्य पूंजी की व्यवस्था की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्यापारिक साख द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56, पोर्टफोलियो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसमें समूह की प्रतिभूतियों के जोखिम एवं प्रत्याय की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन ए, सामयिक आधार। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, GST परिषद के सभी निर्णय किस आधार पर होंगे? तो किस आधार पर होंगे? ऑप्शन बी, 3/4 बहुमत पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, उच्च उत्पादन लागत एक प्रकार का जोखिम है। तो ऑप्शन बी, अव्यवस्थित जोखिम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, यदि दो विनियोगों का समान प्रमाप विचलन है तो निवेशक उस विनियोग का चयन करेगा जिसकी प्रत्याय दर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 59 का सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, पोर्टफोलियो के जोखिम की माप की जा सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, ये सभी प्रसरण द्वारा, प्रमाप विचलन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अब यहाँ पर अगर आप मतलब इन प्रश्नों का अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इन प्रश्नों का ज़्यादा विश्लेषण का अब समय नहीं है, तो इनका विश्लेषण अब आपने, अगर यह केवल आपके एक तरह से तैयारी को चेक करने के लिए है तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य। और यह प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर जो सहायक लेखाकार के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हुए हैं। तो लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लागत अंकेक्षण करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 62, द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICWAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी, 1944 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रबंध लेखांकन का मूलतः संबंध होता है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। बी क्या है? निर्णय समस्याएं, कारण। सी क्या है? कारण एवं परिणाम संबंध। तो बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिट का अर्थ है क्या? GIT इसका अर्थ क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, उचित समय पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसमें एक निश्चित समय पर स्कंद मत प्राप्त करना शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, JIT। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 66, लागत जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता कहलाती है क्या? तो क्या कहलाती है यह? क्वेश्चन नंबर 66, ऑप्शन बी, डूबत लागत। अगला प्रश्न है, लागत जिसका नगद लेन देन नहीं होता, केवल निर्णय के आधार से इसकी गणना की जाती है, कहलाती है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरोपित लागत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है मिस के किस तत्व के अंतर्गत डिसीजन मेकर्स आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से किसका प्रयोग कंपनी में निर्णय लेने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिस का किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न MIS का किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है MIS के मैनेजमेंट का पहला प्रमुख कार्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लानिंग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन बी संचालक मंडल द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। यदि कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालन मंडल द्वारा निर्धारित समय में नहीं की जाती है तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन बी सदस्यों द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73। सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन डी CAG के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(2) किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंकेक्षण रिपोर्ट से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75। अंकेक्षण द्वारा किए गए जांच कार्यों का विस्तृत विवरण कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन सी यह क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से अंकेक्षण रिपोर्ट की विशेषता है क्या? तो ऑप्शन ए ठोस एवं संक्षिप्त सूचनाएं प्राप्त होना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है आयकर अधिनियम 1961 में कुल धाराएं कितनी हैं? तो कुल धाराएं कितनी हैं? ऑप्शन बी 298 धाराएं हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। भारत में आयकर उन दरों पर वसूल किया जाता है जो निम्न द्वारा प्रस्तावित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वित्त अधिनियम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में कृषि आय को परिभाषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। ऑप्शन ए धारा 21A इसमें किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्न में से वेतन शीर्षक में कर योग्य आय नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी कर योग्य आय नहीं है। कंपनी संचालकों की फीस, संसद सदस्यों का वेतन, साझेदार का वेतन, यह सभी नहीं, ये सभी कर योग्य आय में नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में से वेतन में सम्मिलित न होने वाली मद है कौन सी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। संसद सदस्यों का वेतन किस शीर्षक में कर योग्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अन्य साधनों से आय। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83। कौन सी कंपनी में अंशों पर प्राप्त लाभांश अंशधारी की आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी घरेलू कंपनी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित आय एक व्यक्ति की कुल आय में जोड़ी जाती है किंतु उस पर छूट प्रदान की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि आय। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न है। आप थ्योरी की क्लास में आपने देखा होगा इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, तो वहाँ आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो विश्लेषण की क्लास में आप थ्योरेटिकली जो क्लास है उसमें इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पूरा। अगला प्रश्न है तो यह प्रश्न है अल्फा कंपनी लिमिटेड ने मैसर्स भारत ट्रेडर्स का व्यवसाय अधिग्रहित किया है। अधिग्रहित किए गए मदों का मूल्यांकन इस प्रकार था। भवन कितना था? 1,20,000, मशीनरी 80,000, भंडारपाल 30,000। कंपनी ने उपरोक्त मदों के एवज में 800 10% ऋणपत्र रुपया 100 के सममूल्य पर तथा रुपया 15,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक रुपया 10 के निर्गमित किए हैं। उपरोक्त व्यवहार में निधि प्रवाह कितना हुआ? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30,000। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। रोकड़ तुल्य में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसे नहीं किया जाता है? ऑप्शन डी
बैंक प्राप्त किराया इसको शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपने अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, मॉडल पेपर 3 नाम से वह है, उस पर आप प्लेलिस्ट में आपको वह मिल जाएगा। अगला प्रश्न है रोकड़ प्रवाह विवरण किस प्रकार के वित्तीय नियोजन में सहायक है? तो ऑप्शन ए अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में सहायक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88, लेनदारों को देय राशि में वृद्धि दर्शाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी रोकड़ में वृद्धि दर्शाती है। अगला प्रश्न है लेखा मानक 3 के अनुसार चुकाया गया आयकर किस क्रिया में सम्मिलित होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, जब परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना की जाती है तो निम्न में से किसे नहीं घटाया जाता है? तो ऑप्शन बी लेनदारों में वृद्धि, इसको घटाया नहीं जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 और इसमें सुमेलित करना है। तो एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। सूची ए में ABC विश्लेषण, बी वाल्टर मॉडल, सी पूंजी राशनिंग और डी शुद्ध संचालन आय उपागम। दूसरी तरफ है सूची 2, 1 लाभांश निर्णय, 2 पूंजी बजटन निर्णय, 3 पूंजी ढांचा निर्णय, 4 कार्यशील पूंजी प्रबंधन निर्णय। तो हमको यहाँ पर सुमेलित करना है, इसे मिला के देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी 4 1 2 3, यह इसका राइट आंसर होगा। तो इसको मिलाएंगे तो क्या होगा? ABC विश्लेषण, कार्यशील पूंजी प्रबंधन निर्णय, और उसके बाद बी वाल्टर मॉडल लाभांश निर्णय, पूंजी राशनिंग इसका क्या हो जाएगा? पूंजी बजटन निर्णय, और शुद्ध संचालन आय उपागमन पूंजी ढांचा निर्णय। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, पूंजी बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन डी किसी परियोजना में वर्तमान में किए गए निवेश को डूबी हुई लागत के रूप में नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 पूंजी बजटन निर्णयों की निम्नलिखित तकनीकों में से कटौती तकनीकों के सही संयोजन को इंगित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 और 4। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सही संयोजन को इंगित कीजिए, तो सही संयोजन क्या होगा? 1 2 और 4 लाभदायक सूचक, लाभदायकता सूचक इंडेक्स, दूसरा शुद्ध वर्तमान मूल्य, और चौथा क्या है? आंतरिक प्रत्याय दर। तो यह इसमें सही इंगित होगा, सही इसको संयोजन सही इंगित होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94, अदायगी अवधि मापती है किसको? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनियोग कितनी जल्दी वसूला जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य NPV वो सकारात्मक हो तो आंतरिक प्रत्याय दर IRR होगी कितनी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के इज मतलब यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या होगा? के यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, के इज लेदर देन आर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, यदि प्रत्याशित प्रत्याय दर नहीं पता होती तो किसी प्रोजेक्ट को किस आधार पर आधुनिक तकनीक से चुना जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आंतरिक प्रत्याय दर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, बहुत ही महत्वपूर्ण है, औसत प्रत्याय दर की गणना का सूत्र है क्या? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ह्रास और कर के पश्चात औसत आय बट्टा विनियोग गुणा 100। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, लाभदायक सूचकांक विधि में लाभदायक सूचकांक कम होने पर परियोजना होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी अनुपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 99, विनियोग मूल्यांकन हेतु बट्टाकृत रोकड़ प्रवाह मापदंड में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन बी लाभ लागत अनुपात। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, संवेदनशीलता का विश्लेषण किया जाता है। तो ऑप्शन सी जोखिम के विभिन्न पहलुओं का चित्रण करने के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच।